सभी एकदम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभाशीष। और इस चरण में हम लोग प्रारंभ से बाल विकास का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम अपनी एकदम पुस्तक का प्रारंभ से 18वां जो पृष्ठ है वो निकालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज एवं विशेषताएं। तो प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में इसलिए चर्चा की जाती है क्योंकि इसमें बालक का निर्माण होता है और वो आकार ग्रहण करता है। आइए सबसे पहले बिंदु क्रमांक 1 देखते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था माता के गर्भाधान से प्रारंभ होती है। यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना प्रारंभ होता है। और यहां ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर, यह भ्रूण से शिशु के शारीरिक निर्माण की अवस्था है। प्रश्न बनता है वह कौन सी अवस्था है जब भ्रूण से शिशु का शारीरिक निर्माण होता है। तो ये प्रसव पूर्व अवस्था है। और आप इस समय देख रहे हैं यहां फेटल ग्रोथ फ्रॉम 8 to 40 वीक्स, 40 सप्ताह तक बच्चा किस तरह आकार लेता है। और इस चित्र में आप एक चीज और गौर करेंगे, जो हमने कहा था केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, उसका परिदृश्य भी आप इस चित्र के माध्यम से ध्यान में कर सकते हैं कि किस तरह एक बिंदु जो है और वो बाहर की ओर फैलते हुए केंद्र से परिधि की ओर विकास हो रहा है। दूसरा बिंदु देखें, सामान्यतः जन्म पूर्व काल 40 सप्ताह का या 280 दिन का माना जाता है। ये दोनों उत्तर हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रसव पूर्व काल 40 सप्ताह भी कह सकते हैं और 280 दिन भी कह सकते हैं, ये औसत है। किन्हीं किन्हीं माताओं में समय पूर्व भी प्रसव संभव है, किन्हीं किन्हीं माताओं में प्रसव थोड़ा लंबा समय ले लेता है, लेकिन एक ये औसत समय मानव के लिए माना गया है। जन्म पूर्व काल के 280 दिनों में निषेचित अंड का आकार 50,000 गुना और भार 1 ग्राम के 5/4 भाग से बढ़कर लगभग 3.5 किलो तक का शिशु औसतन हो जाता है। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। डिंब को ध्यान दीजिए। डिंब और पिंड में क्या अंतर है? पहले को अंग्रेजी में ओवम कहते हैं और दूसरे को एम्ब्रियो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिंबावस्था, पीरियड ऑफ ओवम। डिंब अवस्था क्या है? जन्म काल का जो प्रथम काल है, 2 सप्ताह तक जो आकार होता है उसे हम डिंब के नाम से जानते हैं, 2 सप्ताह तक का। पिंड क्या चीज है? जन्म पूर्व विकास की यह द्वितीय अवस्था है, तीसरे सप्ताह से लेकर के और 8वें सप्ताह तक चलेगी। तो कुल मिलाकर ये 6 सप्ताह चलेगी। तो ये जो 8वें सप्ताह तक चलने वाली अवस्था है, इसको हम पिंड अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? कोषों का समूह एक लघु मानव, मिनिएचर जिसे कहते हैं। मिनिएचर क्या है? मिनिएचर का मतलब होता है जैसे आप एक बड़ी पेंटिंग है, आपका एक बड़ा चित्र है और उसी को हम छोटे से रूप में ले लें तो वो मिनिएचर कहलाता है। तो एक मानव का मिनिएचर तैयार हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि मानव का शिशु के रूप में एक लघु चित्र किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो पिंड अवस्था कहलाती है। इसके बाद आता है भ्रूण, पीरियड ऑफ फेटस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शब्द भी आपने सुना होगा, भ्रूण लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या, ये हम सुनते हैं और इसको दूर करने का प्रयास करते हैं कि भ्रूण हत्या न हो। तो भ्रूण मतलब लिंग निर्धारण भी हो सकता है इस समय में। 9वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह की काल को हम भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। तीनों कालों में, ये जो जन्म पूर्व विकास के 3 काल हैं, डिंब, पिंड और भ्रूण, उनमें ये सबसे लंबा है। लेकिन ये आप मान के चलेंगे, इसमें विकास की गति पूर्व की अवस्था की तुलना में यद्यपि कम होती है, क्योंकि इससे पूर्व वाला जो मध्य वाला काल है उसमें वो आकार बड़ी तेजी से लेता हुआ आगे बढ़ता है। तो भ्रूण का बन जाना, हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से फिर लिंग निर्धारण भी हो जाएगा फेटस में। दूसरी अब बात आती है जहां से हम आमतौर पर बात शुरू करते हैं, वो है शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। इसकी क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक? आप देखेंगे शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज, इसमें इन्फेंसी मतलब शैशव अवस्था और इन्फेंट माने शिशु। शैशव अवस्था शिशु के जन्म से लेकर 2 या 3 वर्ष तक सामान्यतः मानी गई है। कुछ विद्वान इसे 5 वर्ष तक भी मानते हैं। मुख्यतः रॉस ने इसे 3 वर्ष माना है। तो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि ये ओटी के आधार पर किस परीक्षा में क्या माना गया है, ये हम आज बलपूर्वक नहीं कह सकते कि आपको 2 ही लगाना है कि 3 लगाना है कि 5 लगाना है। लेकिन मुख्यतः रॉस ने इसे 3 वर्ष तक माना है और आमतौर पर इसे हम 5 वर्ष भी कहते हैं। जन्म के समय शिशुओं में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण स्पष्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बिंदु, भार 2 से लेके 3 किलोग्राम तक हो सकता है, थोड़ा कम भी इससे हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आकृति कैसी होती है? झुर्रियोंदार, त्वचा खुरदरी, सिर का आकार शरीर की तुलना में बड़ा होता है।
यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि जन्म के समय शिशु का कौन सा अंग सबसे भारी होता है, तो सिर सबसे भारी होता है। वातावरण के साथ क्रियाएं करने लगता है, अपनी मां की आवाज को शिशु पहचानने लगता है। समझने की शक्ति सीधी सीधी उस तरह की नहीं होती, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से प्रयास करता है, क्योंकि सेंसरी मोटर ऑर्गन काम करते हैं, जैसा कि आप पिछले फेज में पढ़ चुके हैं। शारीरिक अंगों में गत्यात्मक क्रियाएं अधिक होती हैं, यानी उसकी मोटरसाइकिल ज्यादा चलती है, हाथ पैर चलते हैं। सुख और पीड़ा की अनुभूति होने लगती है, गीले सूखे का अनुभव होना लगता है। गर्भावस्था में शरीर की संरचना का निर्माण था, तो शैशवावस्था में उसकी अभिवृद्धि विकास होता है, बाहर की हवा लेता है बच्चा और एक प्रकृति से उसका जुड़ाव होता है। प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसके बाद विकास में थोड़ी धीमी गति और एक क्रमिकता आ जाती है। 5वां जो बिंदु उस पर गौर करेंगे, शैशवावस्था में शिशु की जो मेंटल प्रोसेस है उनमें क्या क्या है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, इनकी विकास में तीव्रता आ जाती है। ध्यान माने वो एक ध्यान जैसी अवस्था में रहता है, क्योंकि वो गर्भ से बाहर आया है। स्मृति, वर्किंग मेमोरी उसकी काम करने लगती है। इमेजिनेशन हल्का सा शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई सामने आया वापस गया तो उसका चित्र कल्पना में आना। संवेदना ये बड़ी महत्वपूर्ण है, सेंसेशन, सेंसरी मोटर ऑर्गन ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, सामने जो कुछ है उसके बारे में एक धारणा का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ होने लगता है। लगभग 3 वर्ष तक शिशु की सभी मानसिक शक्तियां इंस्टॉल हो जाती हैं, सामान्य तौर पर काम करने लगती हैं। 6वां बिंदु ध्यान करेंगे, जैसा कि जीन प्याजे ने भी हम लोगों से कहा था, इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझने लगता है। यानी संवेदी तंत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, हमारी जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, देखना, छूना और गंध को महसूस करना, अनुभव करना, श्रवण, आवाज को महसूस करना, तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम संवेदी तंत्रिकाओं के सेंसरी मोटर ऑर्गन के जरिए स्पर्श का अनुभव करने लगते हैं, कोमलता का, कठोरता का अनुभव करने लगते हैं, ध्वनि का अनुभव करते हैं, ग्रहण शक्ति, सूंघने का अनुभव करते हैं, जिह्वा का अनुभव करने लगते हैं, दृश्य का अनुभव करने लगते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी, इन्हीं के सारे वो जगत को जानने की कोशिश करता है। यही बात जीन प्याजे ने भी हमको समझाने की कोशिश की है। 7वां बिंदु है, इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस करना सीख लेता है। जो हमारी शैशवावस्था है उसमें शैशवावस्था के प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ते हुए वो ऑब्जेक्ट्स स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस प्राप्त करने की कोशिश करता है, वस्तुओं को आकृति के रूप में, आकार के रूप में अपने मस्तिष्क में बैठाना समझने लगता है। 8वां जो बिंदु है, शैशवावस्था में प्रयास, त्रुटिपूर्ण प्रयास, फिर लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, वस्तु की अनुभूति, घटनाओं की अनुभूति, कल्पना लोक में रुचि, परियों की कहानी सुनना पसंद करना। जब शिशु उत्तरावस्था में पहुंच रहा है, उत्तर शैशवावस्था में, आत्म केंद्रित होने लगता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। 9वां बिंदु देखेंगे, शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना भी शुरू कर देता है, जैसे रोना और हंसना। प्रश्न बनता है कि बच्चा अपने संवेगों को सबसे पहले किस अवस्था में प्रकट करता है? तो स्वाभाविक है कि शैशवावस्था में प्रकट करेगा। अब ये अलग बात है कि कुछ संवेग हमें शुरुआत में मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा उस शैशवावस्था में आगे बढ़ने पर मिलेंगे। ये तो जब आप के.एम. ब्रिजेज आपने जब पढ़े तो के.एम. ब्रिजेज के सिद्धांत में हमें मिलता है। 10वां जो बिंदु है, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है। शैशवावस्था अनुकरण की तीव्र अवस्था है, बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके वो सीखने लगता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 11वां बिंदु देखेंगे, शैशवावस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है, बाद में एक थोड़ी स्थिरता आती है, फिर वो बाढ़ में आता है प्रारंभिक किशोरावस्था में, और बाद में फिर मैच्योरेशन ज्यादा आ जाता है। 12वां बिंदु देखेंगे, 1 साल के बाद शिशु की मानसिक क्रियाएं हैं वो उनका सहारा लेना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि जीन प्याजे ने भी कहा कि 1-1.5 साल की अवस्था तक वो अपनी सामान्य परिस्थिति में, फिर वो और चीजों की मेंटल प्रोसेस उसकी तीव्र गति से बढ़ने लगती है, आगे चल के भाषा भी आने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। शैशवावस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर डिपेंड है, निर्भर करता है। वो इस स्थिति में नहीं होता कि वह सारे कार्य स्वयं कर सके, वो पराधीन होता है। और पराधीन सपने सुख नहीं, भैया दूसरे के अधीन है। अगर आप उसे छोड़ देंगे, मारपीट करेंगे, समय पर उसे देखेंगे नहीं, उसे समय पर फीडिंग, दुग्धपान नहीं कराया जाएगा, तो बच्चा जीवन भर के लिए चिड़चिड़ा और वो उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा।
14वां बिंदु देखें, इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम स्वप्रेम की भावना भी विकसित होती है, अपने में वो चंगन मंगन रहता है, ये भावना भी हमें दिखाई देती है। 15वां बिंदु देखें, शैशवावस्था के विकास में के समय अधिकांशतः मूल प्रवृत्तियां बेसिक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हमें बताई, हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या है? हमारी मूल प्रवृत्तियां हमसे खुद से जुड़ी हैं। हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग है ना, हम अपने से जुड़ी हुई चीजें, जो हम हैं मूल रूप से जैसे हैं, हमारी जो बेसिक टेंडेंसी है, आहार है, निद्रा है, भोजन, ये भी हमारी मूल प्रवृत्तियों में आता है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं उन पर शैशवावस्था सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। इससे निकलकर वो दूसरे से, पर से जुड़ने की बात वो बाद में करेगा, पहले वो स्व से जुड़ने की बात करेगा। 16वां बिंदु देखेंगे, जन्म से लगभग 3 वर्ष तक बालक शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। 2.5 वर्ष के लगभग ऐसा माना जाता है कि बच्चा जो है भाषा शब्द को प्राप्त करना प्रारंभ करता है। लगभग 3 वर्ष की अवस्था में आकार का कंसेप्ट भी स्पष्ट होने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में बालक कुछ जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है। 3 से 6 वर्ष के मध्य बालक का सामाजिक व्यवहार भी निश्चित हो जाता है। यानी 3 से 6 का जो बालक है, जो अब बाल्यावस्था की तरफ बढ़ रहा है, वो दूसरे बच्चों के साथ भी घुलना मिलने का काम प्रारंभ कर लेता है, दूसरों के साथ रहना उसे पसंद आता है। ये सारी चीजें ही उसके सामाजिक व्यवहार को निश्चित करती हैं, जो बिंदु क्रमांक 19 में दिया हुआ है। बिंदु क्रमांक 20 देखेंगे, परिवार के माध्यम से सामाजिकरण का प्रारंभ शैशवावस्था में ही हो जाता है। तो प्रश्न बनता है कि भाई सोशलाइजेशन की कौन सी स्टेज है? तो सोशलाइजेशन का प्रारंभ परिवार से होता है, पहला उत्तर है। दूसरा है शैशवावस्था से होता है। 21वां बिंदु देखेंगे, विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट का अध्ययन भी शिशु के निरीक्षण से किया गया। वाटसन ने किया और केएम ब्रिजेश ने किया। किस आधार पर किया? शिशु का निरीक्षण करके किया। किस चीज का निरीक्षण किया? संवेग कैसे प्रकट करता है वो, इसका अध्ययन किया। उससे क्या निकल कर आया? इमोशनल डेवलपमेंट सिद्धांत हमारा निकल करके आया। 22वां बिंदु देखें, अनुकरण और दोहराना, इमिटेशन एंड रिपीटेशन की तीव्र प्रवृत्ति शैशवावस्था की ओर संकेत करती है। शिशु इतना बड़ा रिसीवर है, ग्रहण करता है, ग्राह्य करता है, इतनी जल्दी चीजों को पकड़ता है कि अनुकरण के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व में तेजी से चीजों को इंस्टॉल करता हुआ बढ़ता है। जैसे कोई नया मोबाइल हो या कोई नया पेन ड्राइव हो, तो तेजी से उसमें फाइलें आए, या कोई नया सॉफ्टवेयर तेजी से काम करता है। बाद में तो हम लोग अपनी उम्र पर आकर हैंग होने ही लगते हैं, ये अलग बात है। 23वां बिंदु देखें, वाटसन महोदय ने शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता, विकास की जो अवस्था है उसमें उसका अध्ययन किया और ये देखा कि हाँ, एक तीव्रता मिलती है। इसको ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन कैसे होना चाहिए, इस पर कुछ गौर किया जाता है। तो आइए 4 बिंदु हमें निकल के आते हैं। जो हमारा शिशु है, थोड़ा सा जैसे ही आत्मनिर्भर बनने की वो कोशिश करे, उसे हमें बैकअप देना चाहिए, उसे उद्दीपन देना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होकर के घुल मिल सके और लोगों में सामाजिक विकास हो सके उसका, और अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके। पैरों पर खड़ा होने का मतलब है कि रोजगार की दृष्टि से नहीं, मतलब अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए वो आंगनबाड़ी बालवाड़ी जब जाता है तो अपनी नित्य क्रियाओं के मामले में, वस्त्र इत्यादि पहनने के मामले में, टॉयलेट ट्रेनिंग के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा है जिज्ञासा की संतुष्टि हो सके। तीसरा है क्रिया स्वयं करके सीखे वो, ये आपसे चर्चा हो चुकी है। किसी भी मूल प्रवृत्ति का दमन नहीं करना है, उसकी जब जो इच्छा हो, जिस रूप में वो अपनी भावना प्रकट करे, उसको दमन नहीं करना है, स्वाभाविक परिस्थितियों का निर्माण करना है। 24वां बिंदु भाषा विकास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। शिशु के भाषा विकास के कुछ प्रारंभिक रूप हैं: रोना, क्राइम, बबलाना, बबलिंग, हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर्स, और उसके बाद लैंग्वेज। अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। भाषा विकास के क्या रूप हैं? सबसे पहले क्राई करेगा, रोएगा, फिर बबलिंग करेगा, बड़बड़ाएगा, फिर हाव भाव डल जाएंगे, जेस्चर, पोस्चर, अंत में चौथे स्थान पर भाषा आ जाएगी। 25वां जो बिंदु है वो है शिशु में गामक कौशल। गामक क्या है? गामक माने गति, हाथ पैरों का संचालन। तो गामक विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य क्या है? ऐसे ही हाथ पैर शिशु फेंकता है, पलने में पड़ा हुआ है और हाथ पैर फेंक रहा है, ये सामान्य है। विशिष्ट क्या है? ऐसे अंगुली से कुछ चीजें पकड़ने लगे, तो ये विशिष्ट है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिशु का गामक विकास बढ़ता है, ये हमें ख्याल में ले लेना चाहिए। 26वां बिंदु देखें, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर्याप्त होती है। वो खिलौनों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण माने तोड़ के देखता है, खोल के देखता है इसमें क्या है। शिशु के सीखने की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है। गैसल की ये परिभाषा ध्यान दीजिएगा। बालक जो है वो शुरुआत के 6 वर्षों में, यानी 6 वर्ष तक का जब हो रहा है,
बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। भाई 18 वर्ष तक के बच्चे की हम बात करते हैं सामान्य तौर पर बाल विकास में, तो अगर उसको 2 हिस्सों में बांटोगे, 6 पहले और 6 के बाद 12 वर्ष का ये समय, इससे दुगना वो शुरू के 6 वर्षों में सीख लेता है। फ्राइड ने तो यहां तक कह दिया कि बच्चा भावी जीवन में जो बनेगा उसका निर्धारण 4-5 वर्ष तक की अवस्था तक हो जाता है। इसीलिए शैशवावस्था को 5 वर्ष तक भी कई विद्वानों ने, ज्यादातर ने माना है। 29वां बिंदु है, शिशु में नैतिकता मानदंड नहीं होती। नैतिकता क्या है? नीति, हमें ये करना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, हमें भूखे को भोजन देना चाहिए। तो शिशु इसको नहीं जानता, शिशु को पहले अपना पेट भरना है, तो नैतिकता नहीं, उसे आनंद चाहिए, उसे पहले अपनी संतुष्टि चाहिए, वो इस मामले को नहीं मानता। तो नैतिकता से शिशु को नहीं देखा जाता, वो आनंद की संतान है। इसलिए अच्छा बुरा किस मामले में देखता है? केवल आनंद के रूप में। पेट नहीं भरा, रोएगा, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि बेटा आज आपको ये चीज नहीं मिल पाएगी और आप आज काम चला लो, ये शिशु नहीं मानेगा। 30वां जो बिंदु है, शैशवावस्था में शिशु अपरिपक्व है, कोई मैच्योरिटी तो है नहीं, दूसरों पर निर्भर है बेचारा, व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा है, कब टॉयलेट आएगी टॉयलेट करेगा, ये सब संतुष्टि और सुख की चाह उसका मूल प्रेरक होती है, तो उसे सुखमय जीवन की आवश्यकता होती है। अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति में शिशु तीव्र प्रतिक्रिया करता है, न कर पाने की स्थिति में वो रोकर भी अपनी असमर्थता को व्यक्त करता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों की जब बात करें, जब शैशवावस्था समाप्त हो रही है, बाल्यावस्था आने वाली है, तो सामाजिक भावना का ज्यादा विकास हो जाएगा। दूसरों के साथ खेलना, उनको पार्टनर या साझीदार बनाना, दूसरे बच्चों की अधिकार रक्षा करना, यानी एक बच्चे के अधिकार की रक्षा के लिए दूसरे से थोड़ा सा भिड़ जाना, कह देना कि नहीं इसको ऐसे मत करो, ये भाव भी आ जाता है। दुख में सांत्वना देने का भाव आ जाता है, वैलेंटाइन महोदय इस बात को कहते हैं। शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है और सामाजिकरण का जो प्रथम स्थल है वो परिवार है। 34वां बिंदु हमसे कहता है कि शैशवा अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अनुकरण तीव्र है और भाषा आती है अनुकरण से, तो अनुकरण जब तीव्र है, अर्जित कर रहा है वो, तो शैशवावस्था सबसे तीव्र मानी जाएगी। 35वां बिंदु कहता है शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है। 36वां बिंदु कहता है शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में किया जाना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ सामाजिक व्यवहार करता है, सामाजिक भावना उसकी विकसित होती है, तो उसे अवसर भी मिलने चाहिए। 38वां बिंदु कहता है आत्म प्रदर्शन के अवसर, शिशु अपने आप को प्रकट करना चाहता है किसी भी रूप में, तो उसे रोकना नहीं है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, आत्म प्रदर्शन करना है। असहाय अवस्था पर डांटना पीटना नहीं है, मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना है। मानसिक क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, तो सोचने विचारने का अवसर देना है। कल्पना जगत से जुड़ा है, लेकिन उसे वास्तविक जगत से जोड़ना है। मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसीलिए शिशु के शिक्षा का अंग नहीं बनाया गया ताकि बच्चा अचानक शक्तिमान टाइप की चीजों में न चला जाए, बहुत ज्यादा कल्पना में न चला जाए, उसे वास्तविक जगत से जोड़े रखना है, यह बहुत आवश्यक है। 43वां बिंदु कहता है विद्यालय पूर्व अवस्था में मांटेसरी शिक्षा पद्धति शिशुओं के लिए इटली की शिक्षक और चिकित्सक डॉक्टर मारिया मांटेसरी ने प्रारंभ की। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि बच्चे का स्वतंत्र प्राकृतिक सामाजिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक विकास हो। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 3 घंटे तक संरचनात्मक या खोजवादी मांटेसरी मॉडल्स के साथ काम करने का जो प्रक्रिया अपनाई वो मारिया मांटेसरी जी ने अपनाई, और इसे हम मांटेसरी पद्धति के नाम से जानते हैं। इसी नाम से मांटेसरी स्कूल्स भी होते हैं। 44वां बिंदु कहता है शिशु को सचित्र कहानियों की पुस्तक से लगाव होता है, इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर हम देखते हैं शिशु को चित्रात्मक कहानी कॉमिक्स टाइप की प्रदान की जाती है। 45वां बिंदु कहता है शिशु अपने संसार के बारे में खेल के माध्यम से ज्यादा सीखता है। स्ट्रेंग महोदय कह रहे हैं, तो खेल से स्ट्रॉन्ग ऐसे शब्द जोड़ लीजिए, तो स्ट्रेंग महोदय कह रहे हैं खेल के द्वारा वो चीजों को जल्दी सीखता है। एडलर कहते हैं जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में शिशु का क्या स्थान है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास बड़ी तीव्रता से होगा। 3 वर्ष का बालक बोलना सीख लेता है, 2.5 से 3 वर्ष का माना है। 48वां बिंदु कहता है मानसिक विकास की गति तीव्र होगी। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं, एक्साइटमेंट होता है, कैम्ब्रिजेज कहते हैं। फिर सने सने उस एक्साइटमेंट से आगे चल के संवेग आने लगते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध और भय को आप डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं। प्रेम, आनंद, क्रोध और भय,
इसको विस्तार से समझना है तो के.एम. ब्रिजेश के सिद्धांत को स्मरण में लेना चाहिए। 51वां बिंदु कहता है शैशवावस्था समुचित संवेग विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, परिवार सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला है जो शैशवावस्था में प्राप्त होती है। बाल्यावस्था की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। लगातार अपना अभ्यास जारी रखिए।